नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के संभावित सीएम उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बीजेपी के 6 से 7 विधायक हमारे साथ आ सकते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सबसे स्थिर सरकार होगी। 40 विधायक कांग्रेस के टिकट पर चुने गए हैं और 3 अन्य विधायकों ने अपना समर्थन देने का वादा किया है। हम 43 विधायक हैं, कांग्रेस से कोई नहीं टूटेगा, लेकिन बीजेपी से आने वाले समय में 6 से 7 विधायक आ सकते हैं। बताते हैं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत तो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर गहमागहमी चल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। प्रतिभा सिंह के इस बयान पर कि कांग्रेस वीरभद्र सिंह की विरासत और परिवार को नजरअंदाज नहीं कर सकती है, इसके जवाब में सुक्खू ने कहा कि हम सब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की विरासत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सभी लोगों के बीच सद्भाव बनाकर आगे बढ़ रही है। हम सभी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गुजरात की वडगाम सीट से जीते कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी ने कहा है कि उन्हें उस बात का अफसोस है कि पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान उनका पूरा इस्तेमाल नहीं किया। जिग्नेश इस बार कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं, जबकि पिछली बार उन्होंने निर्दलीय लड़ते हुए जीत हासिल की थी। मेवाणी गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में जिग्नेश ने कहा कि वो इस बात को महसूस करते हैं कि उनका और बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता था, न केवल नामांकन के बाद बल्कि उससे पहले भी ऐसा हो सकता था। मेवाणी ने कहा कि लेकिन मैं ये समझने में फेल रहा हूँ कि जब कांग्रेस के पास मेरा चेहरा था, जिसके पास गुजरात में अच्छी पहचान है, विश्वसनीयता है, इसके बाद भी मुझसे राज्य भर में जनसभाएं क्यों नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा कि लोगों में ऊर्जा भरने के लिए उनसे जनसभाएं करवाई जानी चाहिए थी। बता दें, इससे पहले जब पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ी थी तो उन्होंने भी उस तरह की शिकायत की थी कि पार्टी ने उनका पूरा इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं किया। गुजरात में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद शनिवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद भूपेंद्र पटेल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वो सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल के नेता के चयन के लिए दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे थे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि अगर वो सत्ता में आई तो भूपेंद्र पटेल फिर से मुख्यमंत्री होंगे। सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो की याचिका पर 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा। बिल्किस बानो ने गुजरात सरकार के द्वारा सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए 11 अभियुक्तों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उम्र कैद की सजा काट रहे इन 11 दोषियों को इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहले से भी याचिकाएं दायर की गई थी। बता दें, बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रिहा किए गए 11 दोषियों की रिहाई के पीछे उनके अच्छे आचरण का तर्क गुजरात सरकार ने दिया था। गुजरात सरकार की ओर से जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया गया था, उससे ये बात सामने आई थी कि दोषियों को जितने दिन की पैरोल या फरलो दी गई थी, वो उससे कहीं ज्यादा दिन तक जेल से बाहर रहे थे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक दूसरे के पार्षदों और विधायकों को तोड़ने के आरोपों की नूरा कुश्ती फिर से शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आज 10 दिसंबर को आरोप लगाया कि आप उसके जीते हुए पार्षदों को तोड़ने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और 2 पार्षदों ने बीजेपी पर ऐसे आरोप लगाए। बीजेपी प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के पार्षदों को खरीदना चाहती है, उनसे संपर्क साध रही है। शहजाद पूनावाला ने बताया कि बीजेपी पार्षद डॉक्टर मोनिका पंत से आपकी पदाधिकारी और सांसद सुशील गुप्ता की प्रतिनिधि शशि गर्ग ने उनसे संपर्क किया। डॉक्टर मोनिका से मेयर चुनाव में समर्थन मांगा, उन्हें हर तरह का ऑफर दिया गया। उन्होंने खुद को केजरीवाल का प्रतिनिधि बताया। पार्षद मोनिका पंत बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थीं। वहीं आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 30 सीटें कम होने के बावजूद बीजेपी अपने गंदे खेल के ऊपर उतर आई है। जैसा उसने बाकी राज्यों में खरीद फरोख्त का फॉर्मूला अपनाया, वही दिल्ली में करना शुरू कर दिया है। बीजेपी वही खोखा का फॉर्मूला अपना रही है। वो एमसीडी के पार्षदों को लालच देने का काम, धमकाने का काम शुरू कर चुकी है। इस दौरान आपके 3 पार्षदों ने आरोप लगाया कि उन्हें योगेंद्र चंदौलिया नाम के एक व्यक्ति का फोन आया और कहा कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता बात करना चाहते हैं। वार्ड 118 से सीट जीतने वाली डॉक्टर सोनाक्षी के पिता पिंटो ने कहा, उन्होंने पहले 2 करोड़ रुपए की पेशकश की और जब मैंने इनकार कर दिया तो वो 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। उसके आरोप भी जुबानी जमा खर्च वाले हैं।
दिल्ली की सियासत में शुक्रवार रात को बेहद नाटकीय घटनाक्रम हुआ। एमसीडी के चुनाव में जीती 2 महिला पार्षद और दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहंदी शुक्रवार शाम को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो फिर से कांग्रेस में लौट आए। दरअसल आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने शुक्रवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें अली मेहंदी के साथ ही मुस्तफाबाद से जीती महिला पार्षद सबीला बेगम और ब्रिजपुरी से जीती पार्षद नाजिया खातून ने भी कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी में शामिल होते वक्त अली मेहंदी ने कहा था कि उन्होंने ये फैसला आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के काम और उनके नेतृत्व को देखते हुए लिया है। अली मेहंदी के कांग्रेस में जाने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, साथ ही ये भी याद दिलाया कि वोट क्या कहकर मांगा था और किसके विरोध में मांगा था। महिला पार्षदों के आम आदमी पार्टी में जाने के बाद मुस्तफाबाद में कई लोगों ने जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि महिला पार्षदों को कांग्रेस के नाम पर जिताया गया, लेकिन उन्होंने दल बदल करके धोखाधड़ी की है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की हिंदूवादी नेता बनने की छवि भी याद दिलाई गई और बताया गया कैसे वो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचारों पर चुप रहते हैं। कुल मिलाकर ये पार्षद बुरी तरह से घिर गए। इसके तुरंत बाद कांग्रेस नेताओं ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया और अली मेहंदी ने देर रात कांग्रेस में वापस लौटने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि उनसे गलती हुई है और वो राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इन नेताओं की घर वापसी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अहम भूमिका निभाई। इमरान प्रतापगढ़ी ने देर रात को ट्वीट कर कहा कि उन लोगों को धोखा देकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई गई थी, लेकिन वो लोग भूल सुधार कर फिर से कांग्रेस का हिस्सा बन गए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने 2002 के संदर्भ में कहा था कि गुजरात में 2002 में एक सबक सिखाया गया, जिसके बाद प्रदेश में स्थायी शांति कायम कर दी गई। इस टिप्पणी पर काफी विवाद हुआ, लेकिन इस टिप्पणी को चुनाव आयोग ने गलत नहीं माना है। चुनाव आयोग ने माना कि इस टिप्पणी के कारण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। बता दें 25 नवंबर को एक रैली में प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा था कि भाजपा सरकार ने 2002 में दंगाइयों को सबक सिखाया। शाह के बयान के बाद सेवानिवृत्त नौकरशाह EAS शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि गृहमंत्री के भाषण ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सूत्रों ने कहा कि शिकायत की जांच की गई और गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई। एक सूत्र ने कहा कि चुनाव आयोग ने पाया कि गृहमंत्री बदमाशों को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, न कि किसी विशेष समुदाय को। पंजाब के तरन तारण में शनिवार सुबह पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक इस हमले में पुलिस थाने की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार तरन तारण में पुलिस स्टेशन में कम तीव्रता का धमाका हुआ। जिस समय रॉकेट ने पुलिस थाने पर अटैक किया उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिस कारण इस घटना में किसी की जान नहीं गई, न ही कोई चोट आई है। हालांकि पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग हमले के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। फॉरेंसिक टीमें पहुंच रही हैं। DGP पंजाब भी मौके पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस मामले में आगे के विवरण की प्रतीक्षा है। बता दें इससे पहले मई 2020 में मोहाली स्थित पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर भी रॉकेट से हमला हुआ था। बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे एक दिवसीय मैच में भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाकर नया कीर्तिमान बना दिया। बांग्लादेश के चटगांव में खेले जा रहे मैच में ईशान किशन ने 126 गेंदों में दोहरा शतक जड़ दिया। ये वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक है। किशन 131 गेंदों में 210 रन बनाकर आउट हुए। इसके साथ ही विराट कोहली ने भी अपना 44वां एक दिवसीय शतक लगाया। विराट ने 103 रन बनाए। इसके साथ ही भारत ने बांग्लादेश को 410 रनों का लक्ष्य दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।